मान लीजिए भारत में एक हाइपोथेटिकल सीन, भारत में 80 करोड़ वोट पड़े लोकसभा में, मान लो क्या 29 में, इतना पड़ेगा, लगभग 80-90 करोड़ वोट पड़ जाएगा 29 में, क्योंकि 100 करोड़ की निर्वाचक मंडल तो अभी हो गया हमारा भारत का, तो 29 तक की संख्या और बढ़ेगी। अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। मान लीजिए 80-90 करोड़ वोट पड़ा, तो एक बार वोट पड़ा और उसके बाद जो हारे, हर सीट पर हारेंगे लोग, उन सब ने कह दिया कि आप दोबारा से गिनती करो पर्ची की, क्या? तो वो उतना ही बड़ा काम हो गया जैसे पहले मतदाता सूची हमारे वो ठप्पे वाले वो कागज गिने जाते थे ना, टेंट लगता था, है हलवाई बैठता था और 7 दिन तक परिणाम आते रहते थे, वैसे चाह रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ वोट फिर दोबारा से गिना जाए। रुक जा भाई, अरे भाई यार, ऐसा चाह रहे हो ना? हर पर्ची निकलेगी, पर्ची रहेगी, तो हर आदमी कहेगा भाई मेरी पर दोबारा गिनो, मुझे भरोसा नहीं, क्या? ये ले 1100 रुपया मैं जमा करा रहा हूं, पर्ची कटा रहा हूं, दोबारा गिनो। आएगी कि नहीं आएगी? है ये क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? आप ये एक मिनट आशीष भाई, तब फिर हम उस पे हम ईवीएम काय को, फिर वो आप ये क्यों मान के फिर ठप्पे वाली चाह रहे हो व्यवस्था? वो तो ठप्पे वाली व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी चीज। लेकिन आना जल्दी चाहिए, ये मतलब नहीं है कि निष्पक्ष हो या ना हो, जल्दी परिणाम आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। जब संसद में सरकार के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक बटन से हो रहा है, तो आपको इसमें क्या समस्या है? अच्छा, जहां वोटिंग, एक मिनट, जहां वोटिंग बैलेट से भी हो रही है, एक मिनट भाई, जहां वोटिंग बैलेट से हो रही है, क्या वहां विपक्ष जीत जा रहा है? नहीं ना। जर्मनी में चुनाव क्या बैलेट से, जहां भैया एक मिनट आशीष बाबू, जहां बैलेट से वोट हो रहा है वहां आप जीत रहे हैं क्या? नहीं ना। और जहां ईवीएम से हो रहा है वहां जीत भी रहे हो। ये इस बात को समझना होगा। रवि प्रताप जी, बीच में थोड़ा तकनीकी असुविधा हो गई थी। अभी तक हर पार्टी को अपनी पराजय, अपनी अक्षमता, अपनी जनाधार की कमजोरी को एसआईआर के दुपट्टे के पीछे छुपाने की सुविधा प्राप्त थी, क्या? मेरी बात को गंभीरता से समझिए। हर पार्टी को, हर नेता को अपनी अक्षमता, अकर्मण्यता, कमजोरी, जनाधार विहीनता को एसआईआर के दुपट्टे के पीछे छुपाने का हक हासिल था कि एसआईआर के चलते हार गए, वरना तो मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं, क्या? वो नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, क्या रवि जी? अब आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को कोई नया नैरेटिव ढूंढ के लाना होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन बम, ये परमाणु बम, ये नाइट्रोजन बम, ये तो फुस हो गए जी। नरेटिव ढूंढे नहीं जाते हैं, राजनीति में नरेटिव तो अपने आप अभ्युदित हो जाते हैं, और नरेटिव का काम ये भाजपा करती है, माहौल का काम भाजपा करती है। मैं आज भी विधि का छात्र होने के नाते ये संशय प्रकट करता हूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजर में भारत का युवा अगर काकरोच नजर आता है, तो शायद वो भूल गए कि मुश्किलें फना हो जाती हैं जब हके शमशीर निकलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मेजर साहब बैठे हैं, सेना में 17 साल नौकरी का रिटायर कर दिया जाता है कि आप जवान नहीं है, अब उन्होंने उसका खंडन किया था। दक्ष हो, जवान नहीं है, लेकिन आपकी नजर में ये जो जवान है ये काकरोच हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कवच नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन किया जो कि संवैधानिकता के ऊपर था। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? जो एग्जीक्यूट किया इन्होंने वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया, मनमाना किया। और आज भी ज्ञानेश कुमार जी के कवच और कुंडल के तले ही रथ में जा रहे हैं लड़ने के लिए, और उसी ज्ञानेश कुमार जी और जो पहले राजीव जी थे उनको इन लोगों ने कवच पहनाया जो कर्ण को महाभारत में प्राप्त था कि जब तक रहेगा उसकी पराजय नहीं हो सकती, कि उसको निवर्तमान या वर्तमान चुनाव आयोग को आप खड़ा नहीं कर सकते किसी में। एक बात चलती है, एक मासूम सवाल आ गया, आप भूल जाएंगे फिर, कागज तो लिखता नहीं। एक मासूम सवाल है, एमएस गिल और टीएन शेषन ये कौन थे? ये क्या कांग्रेस उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व के चाकर नहीं थे? चाकर थे ना, चाकर ही थे। मैं चाकर शब्द पूरी गंभीरता से इस्तेमाल कर रहा हूं, चाकर नहीं थे क्या? और आपने इनको
चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया था कि नहीं? ये तो चाकर थे आपके। आप कहेंगे चाकर नहीं थे, मैं अभी कोट कर दूंगा, मैंने सोच समझ के बोला चाकर। रवि भाई, आपने तो अपने चाकरों को बना दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन हमने 2023 जैसा कानून लाके उनको मैंने क्या कहा, आपने प्रदान नहीं किया। भैया रवि भाई, आपने अपने यहां खाना की देखभाल किचन की देखभाल करने वाली को राष्ट्रपति बना दिया। आपने अपने कारिंदों को अपने पार्टी के नेता को आप सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए, फिर जज का टेन्योर खत्म हुआ तो फिर नेता बना दिए। ये काम अकेले आपने किया। आपने जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया था वो जा करके मोदी जी को चुनाव लड़वा रहे थे वाराणसी में, और एक भी चुनाव जीवन में जीते नहीं है। आपने उनको राष्ट्रपति बनाया था। दूसरी राष्ट्रपति जब आडवाणी जी दौड़ में रवि जी, ठीक है, अयोध्या का केस ओपन करा दिया, बनाया ना करके मुर्मू जी को आप आए। ठीक, आप ये बात कहते हैं कि राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक, मंत्री बनाते हैं, तो शोभा नहीं देता है। अब अभी रुक जाइए। राजनीतिक लोग सबको चुनाव लड़ाने जाते हैं, इसमें कौन सी बात हो गई? ये बात कोट कर दी। रसोइये के में और राजनीतिक व्यक्ति में अंतर नहीं। पूरी भाजपा मोदी जी को चुनाव लड़ाने जाती है, उन्हीं में से लोग बनेंगे कि कांग्रेस के लोग वो बना देंगे? नहीं ना। लेकिन ना नरेंद्र मोदी अपनी खिचड़ी बनाने वाले को राष्ट्रपति बना दे तो सवाल उठेगा। चुनाव सबको लड़ाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले का आदमी भी बंगाल रहा है 60 दिन, तो उसको कभी कुछ नहीं बनना चाहिए। बोले ये तो बंगाल गए थे चुनाव लड़ाने। कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ तो सोचो महाराज। इतनी गर्मी थोड़ी ना पड़ रही अभी। क्या बात है? बोले मोदी जी को चुनाव लड़ाने गए थे। मोदी जी को चुनाव लड़ाने नहीं जाएगा भाजपा का आदमी, को राहुल जी को जाएगा। कल को आपको कुछ कांग्रेस की सरकार आ जाए संयोग से और आपको कुछ बना दे राहुल जी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे रवि प्रताप तो उनका चुनाव लड़वा रहे थे, उनका झोला पकड़ के चलते थे। नहीं, आप उसकी पार्टी के मेंबर हैं, आप झोला पकड़ के चलेंगे ही। लेकिन आप उनका ब्रेड बटन लगा रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं, तो फिर बात थोड़ी अलग हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता सबका काम करते थे। पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उनके सहायक के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी चलते थे, और अटल जी के पीए का काम, औपचारिक तौर पर पीए का काम आडवाणी जी करते थे। पार्टी का आदमी करता है भाई, लेकिन रोटी और सब्जी बनाने में थोड़ा अंतर हो जाता है। बस इतनी सी बात, बाकी तो सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। शेषन जी ने कहा, एक बात कह के रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। शेषन ने एक इंटरव्यू में कहा, अब तो वो जन्नत नशीन है, अल्लाह उनकी रूह को जन्नत बख्शे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का फोन आया रात में 9 बजे। ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे, राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका सेशन चुनाव आयोग को बोलो मैं कुछ डेट्स बता रहा हूं कि इनको अनाउंस कर दें, इनमें इलेक्शन कराऊंगा। क्या ऑन रिकॉर्ड का टीएन सेशन है कि प्राइम मिनिस्टर डेट भेज रहा है इलेक्शन कमिश्नर को कि इसको अनाउंस कर दो। ये था रवि भाई, सबको मालूम है, ऐसा ही दृश्य था। गिल साहब की कोई हैसियत थी क्या? वो इंदिरा जी के सामने खड़े भी हो सकते थे क्या? नहीं ना। आपने उनको बनाया, फिर राज्यसभा ले आए, फिर मंत्री बना दिया। कौन थे गिल साहब? वो भगत सिंह थे? नहीं ना। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। गिल साहब का भी नेता थोड़े न रहे, वो तो इंदिरा जी की कृपा रही तो चलता रहा काम। खैर, रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि नैरेटिव एक ध्वस्त हो गया, लेकिन लोकतंत्र में अगला नैरेटिव कब पैदा हो जाए कुछ पता नहीं। एक और भैया रवि जी रुक जाओ, और समाजवादी पार्टी का जो तेवर कलेवर में समझ पा रहा हूं, वो औपचारिक तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है। 11,440 वोल्ट है, वहाँ के जज की भ्रकुटी टेढ़ी होगी तो फिर जमानत कहीं नहीं मिलती फिर तो, मतलब। और अभी गर्मी भी ज़्यादा है, जेल ठीक भी नहीं, इसलिए वो तो उन्होंने ठीक कहा भाई हम नहीं। लेकिन हम उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ
कोई धरना प्रदर्शन कुछ करें शाहबानो टाइप, वो नहीं करेंगे। उनकी बात हमें पसंद नहीं, लेकिन हमने कहा कि शाहबानो जैसा कुछ हो जाए तो उनका नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। हल्ला बोल भी नहीं बोलेंगे। क्यों? हल्ला बोल करा दो, थाली कंबल लेके दासना में सब अंदर। सुप्रीम कोर्ट है भैया, कोई मुंसिफ की इजलास है रत्नाकर जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि विपक्ष एसआईआर को छोड़ेगा नहीं। एसआईआर का स्यापा अभी भी चलेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी। कैसे निपटेंगे? जी, पहले तो मैं समाजवादी पार्टी का जो वक्तव्य था उसके ऊपर ही आ जाना चाहता हूं। देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मी बहुत है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला है उसका विवेचना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आलोचना नहीं कर सकते। अगर आपने आलोचना किया तो भाई गर्मी जो है आपको भी लगेगी, कहीं ना कहीं अंदर जाके गर्मी जो है लग सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये कह रहे थे कि एक न्यायाधीश जो कहते हैं 27 लाख वोटरों को कि अगली बार आना है, मैं उस तर्क पे जाना चाहता हूं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है और तथ्य को वो घुमा करके पेश करना चाहती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि हमारे देश में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप जो है पालन बीएलओ करता है। वो बार अगर कोई उसके घर पे अगर जाता है, अगर नहीं मिलता है तो 3 बार सत्यापित करने का काम करता है। उसके बाद भी उनको चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जाता है, 1 महीने का वक्त भी दिया जाता है। फिर भी अगर वो सूची में अपना नाम जो है वो दुरुस्तीकरण नहीं करा पाते हैं तो आरोप अगर ये न्यायाधीश पे लगाते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको उदाहरणार्थ भी बताता हूं। आप अगर अमिताभ जी जब भी जाते हैं, फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट से जब भी ट्रेवल करते हैं तो आपको आधे घंटे पहले तक, जब तक कि सारे लोगों को फ्लाइट में भेज नहीं दिया जाता है, जब तक कि उसका दरवाजा बंद नहीं कर दिया जाता है, दोनों दिखाइए रवि भाई को का नाम और मोबाइल मैं बात नहीं जा पाई, लेकिन न पति का नाम था, न पिता का नाम था, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। नहीं आप बोलो रत्नाकर जी, आप बोलो। अब भाई रवि जी रुको, आप बोलो रत्नाकर जी, बोलो आप। ऐसे बोलो बोलो। न पिता का नाम था, न पति का नाम था जी। तो मैं वही कह रहा था कि जैसे आप फ्लाइट में जाएंगे अमिताभ जी, तो अगर वहां पे आपको अनाउंसमेंट, अगर आप वहां पे उपस्थित नहीं है कि आपको जाना है जहां पे आप एंट्री लेना है, वहां पे फ्लाइट अटेंडेंट से आप सत्यापित करा के अंदर जाएंगे, तो वहां पे सारी प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे और वहां पे बार बार फ्लाइट अटेंडेंट आपका नाम अनाउंस करता रहेगा तो कहीं ना कहीं वो समय निर्धारित होता है, उस निर्धारित समय पे आप नहीं पहुंच पाएंगे तो निश्चित रूप से दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और फ्लाइट अटेंडेंट जब आप पहुंचेंगे, फ्लाइट अटेंडेंट बोलेगा कि भाई अगली फ्लाइट से अब आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, सारी प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद भी आप उसको दुरुस्तीकरण नहीं करा पाते हैं, तमाम फॉर्म C6 जो होता है, तमाम प्रक्रियाएं होती है, नहीं करा पाएंगे तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यही होगा ना कि आप अगली बार दुरुस्तीकरण अगली बार। हमने तो आपको मौका दिया, आधी बार के हमने पहले पता कर लिया करो, जरा पढ़ लो। माना कि 7वीं 8वीं के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 7वीं फेल, और आपके प्रधानमंत्री चले जाते हैं कोर्ट में कि मेरी डिग्री, मेरी सार्वजनिक चीजें आप लोग व्यक्तिगत समझ करेंगे, आप लोग नहीं लड़ सकते हैं। अभी अखिलेश आप लोग किस आधार पे कह रहे थे कि ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत जीतेंगी? वही सपना आप भी यहाँ पाले हुए बैठे हैं कि हम लोग जो है जनता से सही करें, जनता की बात मान रहे हैं। अरे भाई, एसआईआर की प्रक्रिया के एसआईआर के मुद्दे के बाद कितने राज्यों में चुनाव हुआ ये बताइए, और कितने राज्यों की जनता ने आपकी बात सुनी ये भी बताइए। अगर जनता सच बात थी तब तो भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं पाती, ना बिहार में आती, ना पश्चिम बंगाल में, ना दूसरे राज्यों में आ पाती। आप लोग और गलत तरीके से जो है तभी तो हार गए। 24 में हारे कि नहीं हारे? हार गए ना हमसे, 24 में हार गए ना। ईडी सब लेकर देखिए, अभी हिंदू मुस्लिम का रोना लेकर
हम लोग हार गए 24 में, हम लोग हार गए 24 में। आप जीत के प्रधानमंत्री बन गए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जीत के प्रधानमंत्री बन गए। ये बताइए दोहराने का वक्त आ गया, कम ज्यादा होती है, सीटों की संख्या कम ज्यादा होती ठीक है। ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, रत्नाकर जी को भी और आशीष जी को भी।